सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों आज जो है हम मूल अधिकारों में जो है पहला अधिकार जो है उसको डिस्कस करना आज से प्रारंभ करते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल नंबर 13 के तहत कि जो भी विधियाँ होंगी मूल अधिकारों का हनन करेंगी उसको जो है जीरो होना पड़ेगा, मतलब ख़त्म होना पड़ेगा। वहाँ तक हमने बातें समझ ली थी। आज के सेशन में जो है समानता के अधिकार को जो है डिस्कस करेंगे। समानता का अधिकार के तहत जो है बेसिकली 5 आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 एक एक करके इनको समझेंगे जिससे किसी प्रकार का कोई जो है डाउट ना रह जाए, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी IAS, PCS या किसी ऐसे दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं तो जब तक डाउट नहीं क्लियर होगा तो चीज़ों को जो है अच्छे से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है एक एक करके सारे आर्टिकल्स को समझेंगे, ठीक है। तो आज जो है बेसिकली हम आर्टिकल नंबर 14 को समझेंगे, जो कि पहला आर्टिकल है समानता के अधिकार के तहत। इसको जो है डिकोड करेंगे, कौन कौन सी बातें रखी गई इसमें और कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, इसको भी जो है बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला ही आर्टिकल है, आप देख सकते हैं सामने क्या लिखा है, विधि के समझ, समता और विधियों का समान संरक्षण। इसको जो है हम अच्छे से डिकोड करेंगे। इसमें 2 पार्ट्स है, पहला है विधि के समझ से समता और दूसरा जो है विधियों का समान संरक्षण। बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है। ये आर्टिकल समानता को जो है डिफाइन करता है, ठीक है। कोई गरीब है, अमीर है, सबको जो है ध्यान में रख के जो है कानून इसी के तहत बनाए जाते हैं। ये आर्टिकल ना हो तो कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन, कह लीजिए विधि का शासन भारत में रहे ही ना। तो जो भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है, वो इसी के तहत है। आर्टिकल नंबर 14 के तहत ही जो है इन सब चीज़ों को रखा गया। समझते हैं, पहला वाला सेक्शन समझेंगे पहले, विधि के समझ समता वाला। विधि के समझ समता, इसमें इसे जो है इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। बिफोर का मतलब यहाँ पहले से नहीं है बल्कि उसके सामने से है, ठीक है। जनरली हम बिफोर का यूज पहले के संदर्भ में करते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। बिफोर का मतलब कानून के समक्ष, ठीक है। तो देखिए विधि के समझ समता का मतलब है कि विधि मतलब कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, क्योंकि कानून का शासन है, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है, या कह लीजिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एक जो है बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। एक ब्रिटिश बंदा था, ब्रिटिश का बंदा था, न्यायवादी था, ठीक है, मतलब कानून का जानकार। उसका नाम था, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, उसका नाम था, मैं नाम देख लेता हूँ, मैं भूल गया, A.V. डायसी। A.V. डायसी। इसने जो है रूल ऑफ लॉ की जो है परिकल्पना की थी ब्रिटेन में रहते हुए। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, जो है असली जो है जनक यही थे आधुनिक काल में। पीछे और भी लोग हैं, उनको जो है अभी रेफरेंस में नहीं पढ़ाया जाता है, बहरहाल इसी को समझाया जाता है। ब्रिटिश न्यायवादी था A.V. डायसी, इसी ने जो है रूल ऑफ लॉ की जो है कॉन्सेप्ट दिया था, रूल ऑफ लॉ का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। इसके तहत उसने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो कानून की नज़र में जो है वो बराबर होगा, कोई उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को ही जो है कानून का लॉ कहते हैं। इसने दूसरी बात ये समझाई थी कि किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए X कोई व्यक्ति है, उसे तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कोई कानून या विधि का उल्लंघन न किया हो। मतलब किसी भी व्यक्ति को, मान लो ऐरा गैरा कोई भी चल रहा है, तो उसे आप पकड़ के ऐसे जेल में नहीं डाल सकते या उसे फाइन नहीं कर सकते जब तक उसने जो है कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। जैसे ट्रैफिक पुलिस है, आप बाइक लगा के चल रहे हैं, मस्त चल रहे हैं, हेलमेट पहने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका जो है सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है पोल्यूशन का सब कुछ है, इंश्योरेंस भी करा रखा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो आप कानून का जो है उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने कानून बनाया है उनका अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में कभी भी आपको ट्रैफिक पुलिस जो है रोक नहीं सकती, रोकेगी चेक करने के लिए, बट आपको फाइन नहीं कर सकती, ठीक है, आप पे फाइन नहीं कर सकती, क्योंकि आपने कोई नियम तोड़ा ही नहीं है। और इसी X बंदे ने मान लो कोई नियम तोड़ दिया, बत्ती पे रुकना था, नहीं रुका, आगे चल दिया, तो क्या किया इसने, नियम को तोड़ा, तो इसको क्या होगा, फाइन लगेगा, दंड मिलेगा, जो भी होगा उसको प्राप्त होगा।
तो यही डायसी साहब कह रहे हैं, ए बी डायसी, कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं कर सकता जब तक उसने कोई विधि न तोड़ी हो, कानून का उल्लंघन न किया हो। यह बात जो है ये इन्होंने समझाई है। दूसरी बात इन्होंने समझाई थी, कोई भी व्यक्ति एक्स, मान लीजिए कोई बंद है, कोई भी हो, कानून वाला हो, पॉलिटिशियन हो, आम नागरिक हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कोई भी कानून की नज़र में जो है, या कह लीजिए कानून से जो है कोई भी ऊपर नहीं है। हर कोई जो है, मान लीजिए कानून एक अम्ब्रेला है, छाता, तो सभी लोग उस छाते के अंदर ही हैं, छाते के बाहर कोई नहीं है। कितना बड़ा जो है तुर्रम से खा जाए। अब देख लीजिए, भारत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद यादव, उनकी वाइफ भी मुख्यमंत्री रही हैं, वो खुद भी रहे हैं, रेल मंत्री थे, बहुत बड़ा साम्राज्य है बिहार में। उसके बावजूद भी आज वो जेल में है, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर है, सबको दंड मिलेगा, कोई ऊपर नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये सब कल्पना बताई थी, इसी को रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। इसी के सिद्धांत पे जो है ये वाला विचार जो है रखा गया है भारत के संविधान में, विधि की समझ समता। ठीक है, इसमें धक्का क्या गया है, 2-3 बातें बताई गई हैं कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब भारत सरकार, राज्य सरकारें जो मिलके आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट है, वह भारत क्षेत्र में रहने वाले किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता से जो है वंचित करके नहीं रखेगा। ठीक है, ऐसे समझाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। इंडियन स्टेट है, भारतीय टेरिटरी में कोई भी व्यक्ति है, ये मान लीजिए भारत का मैप है, इसे मैंने स्क्वायर में बता रखा है, भारत का मैप तो कैसा आपको सबको पता ही है। इंडियन टेरिटरी ये है, भारतीय क्षेत्र ये है, ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति होगा उसे जो है विधि के समझ समता से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 14 का ये वाला सेक्शन कहता है, विधि के समझ समता, किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कह सकता विधि के समझ समता से। मतलब कानून की नज़र में सब बराबर है, कोई ना छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, कोई ना बहुत चिल्ली सेख है, ना कोई जो है बहुत बड़ा राज बहादुर है, ना कोई किंग है, कोई नहीं, सब बराबर है। अदालत में आप जाते हैं, अदालत क्या होता है, कानून अंधा ही होता है, देखा होगा आपने फिल्मों में, कानून अंधा होता है, वो देखता नहीं है, वो सिर्फ एविडेंस मांगता है। एविडेंस देख लिया आपके अगेंस्ट से तो आपको दंड मिलेगा, भले ही आप कुछ भी हो। उदाहरण लालू प्रसाद यादव है आज के टाइम में। अभी अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में जेल में ही रह के आए हैं, हो सकता है पता नहीं अभी जमानत हुई कि नहीं हुई, अभी वो जेल में ही है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हर कोई जो है कानून की नज़र में बराबर रहेगा, क्योंकि इंडियन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसके जो भी नागरिक होंगे उनसे जो है विधि के समझ समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, व्यक्ति। किसी भी व्यक्ति को, एक शब्द यूज किया गया व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन से नहीं है, व्यक्ति का जो मतलब यहाँ बहुत ही ब्रॉड है। व्यक्ति का मतलब यहाँ देसी भी हो सकता है, मतलब इंडियन भी हो सकता है, कोई विदेशी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इवन कोई कंपनी है, कोई निगम है, कोई कॉर्पोरेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो भी जो है व्यक्ति की जो है परिभाषा में आ जाएंगे, व्यक्ति की परिभाषा में आ जाएंगे। व्यक्ति में कौन कौन सम्मिलित है, अपना देसी आदमी जो भारत का है, विदेशी जो बाहर का है, इवन कोई भारत में कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, निगम है, कोई सरकारी ठेका है, जो भी है, प्राइवेट फाइट जो भी है, सब पे नियम लागू होता है कि भारत सरकार या कह लीजिए भारत की जो सरकारें हैं, किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति में ये लोग सम्मिलित हैं जो मैंने बताया अभी, उनको विधि की समझ समता और विधि समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें समझाई गई है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा, जो कि मैं बता ही रहा हूँ शुरू से, कानून के ऊपर नहीं होगा, कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। तीसरा है, चाहे वो सामान्य नियम हो, संसद बनाए, या कोई न्यायालय दंड वाला नियम हो जिससे मतलब दंड दिया जाता है, इन केस में किसी को छूट नहीं मिलेगी, वहाँ भी सब बराबर ही रहेंगे। चाहे वो साधारण नियम हो, साधारण नियम या कह लीजिए कानून, या फिर कह लीजिए
न्यायालय वाले कानून, जो मतलब दंड विधान कह लीजिए, यहाँ पे भी सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को जो है छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं होगा, ये मैंने बता ही दिया शुरू में, चाहे वो ऊंचा हो, नीचा हो, गरीब हो, अमीर हो, इस जाति का, उस जाति का, उस धर्म का, फलाने धर्म का, गोरा काला, कैसा भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं रहेगा, सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। यह जो है विधि की समझ, समता और विधियों के समान संरक्षण में ये बात अच्छे समझाई गई है। आप जो है अब इसको समझ सकते हैं अच्छे से। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आ जाती है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रॉब्लम्स ये आती है कि कह रहा है कानून भैया कि कानून की समझ सभी जो है बराबर होंगे, तो यहाँ पे एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या आती है, मान लो एक बंदा 12 साल का है, एक बंदा जो है 35 साल का है या 40 साल का है, 40 साल का मान लेते हैं। अब दोनों ने सेम अपराध कर दिया, इसने भी जो है किसी का मर्डर कर दिया, बाई मिस्टेकली 12 साल का आदमी क्या मर्डर करेगा, गलती से हो जाता है। और 40 साल वाले व्यक्ति ने पूरे होशो हवास में किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया। 40 वाले ने एकदम प्लानिंग करके करी है, और 12 वाले जो उम्र का है वो गलती से हो गया। अब अगर दोनों को देखा जाए कानून की नज़र में दोनों का समान है, तो इनको दंड भी समान मिलना चाहिए, इसको भी फांसी, ठीक है, हैंग करना चाहिए, इसको भी हैंग करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखिए मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो 40 वाले व्यक्ति ने जो है एक प्लानिंग के तहत जो है मर्डर किया है, तो उसका अपराध जो है अक्षम्य नहीं है, उसे 2 दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन जो 12 साल का बच्चा जिससे बाई मिस्टेकली मर्डर हो गया और उसकी उम्र बहुत कम है, अभी वो नाबालिग है, ठीक है, तो उसको भी अगर हैंग कर देंगे तो हो सकता है समाज में इनजस्टिस हो जाए, जस्टिस ना मिल पाए। क्योंकि 12 साल के बच्चे में क्या बहुत ज्ञान तो होता नहीं है, हो सकता है गलती से हो जाए, किसी ने करवा लिया हो। अगर उसको फांसी दे देंगे या फिर उम्र कैद भी दे देंगे तो उसका जीवन पूरा का पूरा खराब हो जाए। और 12 साल की उम्र जो होती है कच्ची उम्र होती है, हो सकता है कोई अपराध हो गया हो, लेकिन हो सकता है आगे को उसे स्कूलिंग के माध्यम से या गाइडलाइन दे के उसे सुधारा जा सकता है। तो दोनों को अगर सेम सजा दे जाएंगे तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, यहाँ पे क्या हो, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है क्या होता है, अलग अलग प्रावधान किए गए। 40 साल वाले व्यक्ति को फांसी दे दो और 12 वाले को थोड़ा सा कम दे दो। तो यहाँ पे क्या है, विधि के समझ समता का जो नियम था कि सब बराबर हैं, यहाँ तो फेल हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक बंदा है जो 1000 रुपये कमाता है महीने का, एक्स, और वाई बंदा है जो 3 लाख कमाता है महीने का। ठीक है, एक 1000 रुपये वाला बंदा है, लेबर ओबर वाला काम करता है, गंदी नालियाँ साफ करता है, कुछ भी कह लीजिए, बहुत छोटा काम करता है, वो 1000 रुपये कमा पाता है, ये अमाउंट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 5000 कमा पाता है, और एक जो है महीने का 3 लाख कमा लेता है। अगर दोनों पे देखा है तो अमाउंट का बड़ा अंतर है, एक 3 लाख कमा रहा है और एक जो है 5000। तो अगर मान लीजिए दोनों पे एक टैक्स स्लैब लगा दिया जाए कि भाई तुम भी 10% दोगे और तुम भी 10% दोगे टैक्स, तो इससे क्या हो रहा है, गरीब आदमी बेचारा बड़ी मेहनत से तो 5000 कमाया, ऊपर से आपको 10% टैक्स भी दे दे। अमीर आदमी जो 3 लाख कमा रहा 10% दे देगा तो उसको बहुत इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो जो विधि के समझ समता थी कि विधि के सामने सब बराबर रहेंगे, यहाँ ये फेल हो जा रही है। क्या हो जा रही है, फेल हो जा रही है। ठीक है, तो इस फेलियर को जो है सेटल करने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट लाया गया था, विधियों का समान संरक्षण। इस जो है फेलियर को जो है सेटल करने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट लाया गया है, विधियों का समान संरक्षण, कि जब विधियाँ बनेंगी, जब कानून बनेंगे तो उसमें जो है इक्वल प्रोटेक्शन भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो उस वाले सेक्शन को समझते हैं। पहले वाले में अच्छी चीज़ें हैं कि अदालत में सब बराबर है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। कमियां ये है कि अगर दोनों बंदों को एक जैसा ट्रीट कर दिया जाए, जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, तो हो सकता है सही न रहे। तो इसको सेटल करने के लिए विधियों का समान संरक्षण उसको लाया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ये नेगेटिव अप्रोच का था, ये कहता है ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसलिए नेगेटिव अप्रोच का है। वो पॉजिटिव अप्रोच का कैसे, उसको हम अभी आगे समझते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर बात करते हैं।
अब समझते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, विधियों का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? विधि की समझ क्षमता को हमने पढ़ लिया था कि सब बराबर हैं, बट दो केसेस हमने देखे थे जो अगर इक्वालिटी की बात की जाए, विधि की समझ क्षमता वाला नियम वहाँ लगा जाए तो वहाँ बड़ा घाटा हो रहा था, गरीब के साथ घाटा हो जा रहा था और अमीर के साथ तो बहुत घाटा था नहीं। तो उसको डील करने के लिए विधियों का समान संरक्षण जो है उसको लाया गया। देखिए ये क्या है कॉन्सेप्ट, संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ईपीएल कहते हैं। वो ईबीएल था, ये ईपीएल है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक, अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि एग्जाम्पल लिया था कि एक बंदा एक्स है, दूसरा वाई है। ये बेचारा 5,000 कमा रहा था और ये जो है 3 लाख पर मंथ कमा रहा था। ठीक, दोनों पे अगर टैक्सेशन व्यवस्था है अगर एक जैसी लगा दी जाए तो बेचारा गरीब बड़ी मुश्किल से 5,000 कमाया था इस महंगाई के ज़माने में, 10% टैक्स ही दे देगा तो अपनी फैमिली कैसे पालन करेगा। ठीक, और ये 3 लाख वाला बंदा अगर 10% दे भी दे, 3 लाख में 30,000 तो 2,70,000 तो बचते हैं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्थाओं को डील करने के लिए जो है विधियों का समान संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट लेके आया गया। मतलब इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट। उदाहरण के तौर पे जो अमीर है उनसे ज़्यादा पैसे लो, उनसे ज़्यादा टैक्सेशन लो, और जो गरीब है उससे कम लो। उदाहरण के तौर पे भारत में देखा है तो 5 से 7 लाख जो भी है लिमिट, मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, कि 5 लाख तक आपकी इनकम है तो आप पे कोई भी टैक्स नहीं है। उसके ऊपर जाते हैं तो 5%, 10 लाख के ऊपर 10%, 15 लाख 15%। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या है आप देख लेना। और 25 लाख 30 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो हो सकता है 35% 30% टैक्सेस हो। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये कहता है कि जब भी आप कानून बनाएगा, भारत सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, तो विधियों का समान संरक्षण देगी, लोगों को कैटेगरी में क्लासिफाइड कर लेगी कि कौन किस लेवल का है, उस हिसाब से उनके लिए पॉलिसीज बनेगी। ये तो मैं टैक्सेशन व्यवस्था का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए मोदी साहब कहे भाई सबको घर देना है, सब गरीबों को देना है, तो जिसके पास बंगला है उसको भी घर देंगे और जिसके पास नहीं है उसको भी घर देंगे, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि घर की नीड उसको है जिसके पास घर नहीं है, जिसको ऑलरेडी बंगला है वो क्या करे घर लेके। तो क्या होता है कि जनसंख्या को क्लासिफाइड कर लेते हैं कि ठीक है कि भाई इतने लोग जो है इस वर्ग में आते हैं जो कि पॉवर्टी लेवल में है, गरीबी रेखा के पास हैं, ये लोग अपर पॉवर्टी में आते हैं, मतलब गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, ये उच्च क्लास है, ये हाई उच्च क्लास है। इस प्रकार जो है भारत में चीज़ों को डिवाइड कर लिया जाता है, क्लासिफाइड कर लिया जाता है। उसके हिसाब से जो है पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि इस इक्वल आदमियों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा, इनके साथ ऐसा होगा, इनके साथ ऐसा होगा, इनके साथ ऐसा होगा। मतलब कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, सब पे एक जैसा भार नहीं लोड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है 6 में पढ़ता है और दूसरा वाई बच्चा है जो कि ग्रेजुएशन में है। अब ग्रेजुएशन वाले बच्चे की नीड और 6 क्लास वाले बच्चे की नीड क्या है, अलग अलग है। और दोनों को एक जैसा ट्रीट करें माता पिता तो क्या अच्छा रहेगा। मान लीजिए ग्रेजुएशन वाला जो बंदा है पर डे 500 रुपये खर्चा चाहिए और 6 वाला बोले भाई हमें भी 500 दो, तो माता पिता क्या बोलेंगे, नहीं नहीं अभी तुम्हारी 500 रुपये की नीड नहीं है, अभी तुम्हारी 50 रुपये की नीड है, तो पर डे तुम 50 ले जाओ। ठीक है, तो इसको क्या देंगे, 50 रुपये देंगे, इसको कितना देंगे, 500। ठीक, उसका उल्टा देखा है तो कोई अगर 10 लाख कमा रहा है तो सरकार उससे ज़्यादा लेगी। अब कोई अगर लाख रुपए ही कमा रहा है साल का तो उससे सरकार कम टैक्स लेगी। तो इस प्रकार के जो है कानून बना के विधियों का जो है समान संरक्षण प्रदान किया जाता है लोगों को। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि भाई जो क्लासिफिकेशन हो लोगों का वो तर्कसंगत होना चाहिए, वो जाति आधारित धर्म आधारित नहीं होना चाहिए। तर्कसंगत क्लासिफिकेशन की जो है बात की जाती है। इस आधार पे आपको घर या कोई व्यवस्था नहीं मिल सकती कि चूँकि आप फलानी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको भाई दे दो। जैसे भारत में बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी है जो कि बिल्कुल मतलब ख़राब है। एक वर्ग को हमने माइनॉरिटी मान लिया, एक वर्ग को ही हमने माइनॉरिटी मान लिया और उनके फेवर में सारी जो है पॉलिसीज़ बना रहे हैं।
और तर्क ये दे रहे हैं कि चूंकि वो माइनॉरिटी हैं, डरे हुए लोग हैं, जनसंख्या कम है, तो बेचारों को देते रहो देते रहो देते रहो। उसमें भी तो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो उनको भी तो क्लासिफाइड कर लो। आपने उनको एक मतलब पेटी में क्यों बंद कर रखा है? उसमें भी क्लासिफिकेशन दो, कितने अपर है, इतने लोअर, इतने मिडिल है, इतने सेमी लोअर, सेमी मिडिल है। बट हमने क्या कर रखा है, एक वर्ग को माइनॉरिटी मान रखा है, उनको सारी पॉलिसीज़ बना बना के देते रहो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन करके जो रूल करने का प्रोसेस है, उसे ही कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ गए होंगे तो वीडियो को फिर से देखना, बुक से पढ़ना, आप समझ जाओ। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर लेना, उस पर हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेक्शन में इतना रखते हैं, आर्टिकल नंबर 14 को, आगे वाले सेक्शंस में 15, 16, 17, 18 उसको अच्छे से डील करेंगे। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, ये पॉजिटिव अप्रोच का है, ये पॉजिटिव अप्रोच का है विधियों का समान संरक्षण। वो कहता है सरकार को या राज्य को कि ये करो भाई, नागरिकों के वेलफेयर के लिए, ये करने के लिए कहता है, तो इसलिए पॉजिटिव अप्रोच का है। अब वो वाला विधि की समझ समता, वो मना करता है कि कोई गलत काम मत करो, तुम सब बराबर हो, चौधरी मत बनो, तो वो जो है विधि की समझ समता वाला कॉन्सेप्ट नेगेटिव अप्रोच का है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में और डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 15 को, कुछ आधारों पे विभेद का प्रतिषेध। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।